जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी चल रही है और उस सीरीज में आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं और वो टॉपिक है हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, जो कि हमारा मूल अधिकार है। और उसी को अगर ब्रॉड वे में देखें, एक विस्तृत तरीके से देखें, तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेस एवं पत्र पत्रिकाएं या पत्रिका। पंजीकरण अधिनियम 2023। ये आपको पता होगा कि प्रेस और पत्र पत्रिका ये कहाँ पर आता है? आर्टिकल 19(1) में, जहाँ पर हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो अभिव्यक्ति चाहे हम रिटर्न रूप में करें, चाहे फिल्म बनाकर करें, और चाहे स्वयं से कुछ बोलें, ठीक। लेकिन उस पर क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक, तार्किक प्रतिबंध है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो नया अधिनियम आया है, तो इसी से संबंधित एक नियम था औपनिवेशिक काल में 1867, प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 1867 था। उसी को ये क्या है? रिप्लेस करे, रिप्लेसमेंट है, ठीक। स्वाभाविक सी बात है कि 1867, 1750 के बाद से अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। 1857 का विद्रोह हो गया था, तो 1857 के बाद 1867 में ये एक्ट बना। स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पत्र पत्रिकाओं की भी भूमिका सीमित थी। उतने डिटेल में तो नहीं थी, लेकिन सीमित थी। और इस वजह से जो है, इस पर भी क्या है, इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने पूरा क्या किया? प्रेस पत्र पत्रिकाओं को पूरी तरीके से अपने आधिपत्य में ले लिया कि अगर आप कुछ भी लेख लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सरकार उसको रिव्यू करेगी कि वो सरकार के विरुद्ध तो नहीं है। कहने का ये मतलब है कि औपनिवेशीकरण के प्रक्रिया को मजबूत बनाना था, ठीक। तो 1867 के अधिनियम का उद्देश्य क्या था? देश प्रेस, प्रिंटर्स एंड पुस्तकों पर पूर्ण नियंत्रण। प्रकाशक भी लिख लीजिएगा, पूर्ण नियंत्रण, ठीक। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रणाली थी, पंजीकरण की, वो बहुत ही जटिल थी। अभी आप देखेंगे कि कैसे जटिल थी, ठीक। तो इस वजह से हमने क्या किया? प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 लाए, ठीक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इनमें दोनों में अंतर। यहाँ पर लिख लीजिएगा आधार। पहले एक चीज और देख लेते हैं, वो है नए कानून की आवश्यकता। और इस नए कानून की आवश्यकता में सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल एवं उबाऊ थी। मतलब लोग क्या करते थे? पंजीकरण करना जो है वो क्या था? टफ काम था, ठीक। इस प्रक्रिया को हमें चेंज करना था, इस वजह से हम अधिनियम। दूसरी बात क्या थी?
दूसरी बात ये थी कि सरकार एंड प्रेस और प्रकाशकों के बीच विश्वास का माहौल नहीं था। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये दौर जब ये बना था, ये कब का था? औपनिवेशिक काल का। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार और लोगों में आपस में विश्वास नहीं था। लोग स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमोट कर रहे थे, और सरकार क्या कर रही थी? उनकी जो भावना थी उसको क्या कर रही थी? दमन कर रही थी। स्वाभाविक सी बात है कि पत्र पत्रिका किसके लिए होंगे? जो पढ़े लिखे होंगे। और पढ़े लिखे में कौन सा था वर्ग था? मध्य वर्ग। ये जो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब क्या है? मध्य वर्ग है। अब इनका काम ये था कि एक अनपढ़ और अशिक्षित जनता को इस देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करना और अंग्रेजों के सिस्टम को समझाना कि औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक जो है शासन हमारे लिए क्या है? दुख स्वप्न की तरह है। ठीक। और जो हायर सोसाइटी थी, हायर क्लास था, उच्च वर्ग, वो क्या कर रहा था? अंग्रेजों के सपोर्ट में था। ठीक। तो ये मध्य वर्ग ही है जिन्होंने इसका जिम्मा उठाया। आपने बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ी होंगी, अमृत बाजार पत्रिका, बांग्ला पत्र, ये सारे के सारे उसी से टाइम के हैं। ठीक। अब तीसरी बात जो कहनी थी, तीसरी बात क्या कहनी थी? पुराने कानून मीडिया के बदलते स्वरूप को अपने नियमों, निर्देशों से विनियमित नहीं कर सकते। विनियमित नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है कि जो ऑनलाइन मीडिया था उस समय नहीं था। हमने इसमें ऐसा नहीं कि 1867 का अधिनियम ही अभी तक चला आ रहा था, उसमें हमने समय समय पर क्या किए? संशोधन किए। फेसबुक व्हाट्सएप की उस समय कल्पना नहीं की गई। ठीक। और आजकल देखिए, ये क्या है? असामाजिक तत्वों का एक बहुत बड़ा स्थल बन गया। ठीक है। डाटा स्थानीयकरण, डाटा लोकलाइजेशन बिल लाया गया। ठीक है। लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए ये भी लाया गया कि वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें फिर भी देखिए अपलोड लोग करते हैं एक दूसरे में हीन भावनाओं करने के लिए। सांप्रदायिक कमेंट करते हैं जिससे क्या हो? राज्य को असुरक्षा महसूस हो। ठीक। तो ये सारी चीज़ें इस पुराने कानून से हैंडल नहीं हो सकती। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी कानून को एक लिमिट तक ही संशोधन किया जा सकता है। जब देखा जाता है कि उसमें इतना ज़्यादा संशोधन कर देंगे तो उस कानून ही खत्म हो जाएगा, तो नया कानून बना सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। 1867 से लेकर के अगर 2023 का सफ़र देखें तो 150 साल में बहुत कुछ बदला। ठीक। तो इतना ज़्यादा संशोधन अच्छा नहीं है, तो हमने क्या किया? एक नया कानून ही ला दिया। ठीक है। एक और चीज़ लिख लीजिए कि पुराने कानून में सजा एवं दंड का प्रावधान था। मैंने आपको क्या बताया कि जब औपनिवेशिक शासन था तो पहले तो सजा देते थे, अगर सजा से भी बात ना बनती थी तो क्या देते थे? दंड देते थे। सजा आर्थिक रूप में भी हो सकती थी। सजा मतलब ये जो है, जो कैदी बना कर रखते थे, जेलों में बंद कर देते थे। दंड मतलब आर्थिक भी और नज़रबंद भी कर देते थे, ऐसा कुछ। ठीक। तो इन सब चीज़ों के कारण हमें क्या किया गया? हमने नया कानून बनाया 2023 में। ठीक। अब देखते हैं कि नया कानून इस पहले वाले कानून से अलग कैसे है। तो यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक लिखिएगा आधार, इस आधार पर हम कंपेयर करेंगे
दूसरा 1867 का प्रेस रजिस्ट्रेशन, आरबी एक्ट, और दूसरा 2023 का ERB। ठीक, पहला जो तुलना का आधार है वो है पत्रिकाओं का पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पर क्या था, यहां पर पत्रिकाएं किताबें बुक्स ये सब शामिल थी एक ही अधिनियम के द्वारा, कैटेगरी नहीं थी। यहां पर क्या है, यहां पर लिखिएगा पत्रिकाओं में बुक्स पुस्तकें और साइंटिफिक जर्नल्स जो आते हैं, वैज्ञानिक शोध पत्र, ये शामिल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए अलग कैटेगरी है। ठीक, दूसरी बात, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, ये तो उसको अगले पॉइंट में लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो है विदेशी पत्रिकाएं। विदेशी पत्रिकाएं, तो यहां पर विदेशी पत्रिकाओं के पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अठारह में, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या था, अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर बाहर के विचार, मध्य वर्गों को स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात कहाँ से आई? वो क्यों कह रहे थे कि अन ब्रिटिश रूल है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश रूल अंग्रेजों के यहाँ उन्होंने जाकर के लंदन में, इंग्लैंड में देखा था और कहा था कि यहाँ पर अन ब्रिटिश रूल है। इस पर उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने एक जो है बुक लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, तो ये कैसे जाने, जब बाहर के लोग जाएंगे या बाहर के लोग आएंगे या हमारे लोग बाहर घूमने जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और साथ में वहाँ के लोगों से कल्चरल आदान प्रदान होगा। जब होगा तो वहाँ के विचार भी क्या होंगे, आपस में शेयर किए जाएंगे, और जब शेयर किए जाएंगे तब वहाँ पर उनको पता चला कि ये ऐसा शासन तो जैसा इंग्लैंड में है वैसा भारत में तो नहीं है, जबकि शासन यही लोग कर रहे हैं। जबकि उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर महारानी का शासन था और यहाँ पर किसका शासन था, कंपनी का। पहली बात। दूसरी बात, हम आज़ाद नहीं थे, वो आज़ाद थे। हम उनके क्या थे, उपनिवेश, और उपनिवेश को जो मातृ देश होता है वो अपने हित के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद विदेशी पत्रिकाओं की कॉपी जो है वो अनुमति दी जा सकती है। ठीक, तीसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस के लिए घोषणा, मतलब अगर आपको किसी को प्रिंटिंग प्रेस लगाना हो तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो लगाता है उसको सबसे पहले डीएम के पास आवेदन करना था। डीएम अपने लेवल पर जांच करेंगे, उसके बाद डीएम वो रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे, प्रेस रजिस्ट्रार के पास।
किसके पास? प्रेस रजिस्ट्रार के पास। और जब प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे तब जा करके क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। ठीक। यहाँ पर क्या है, इनका रोल खत्म कर दिया गया। इसी वजह से कहा गया है कि वहाँ पर क्या है कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल थी। मैंने पहले ही बता दिया ना, नए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो वही चीज़। यहाँ पर क्या है, सीधे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास सीधे आवेदन, ठीक, फिर इसी में पंजीकरण हो जाता था, लाइसेंस मिल जाता था, मिल जाएगा। ठीक है। चौथा बिंदु, दंड या जुर्माना। यहाँ पर दंड और सजा दोनों थी, 6 महीने 1 साल ऐसा कुछ। यहाँ पर सजा तो खत्म हो गई है, सजा है ही नहीं। दंड में किन्हीं मामलों में आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। और वो कौन से मामले होंगे? जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए यहीं पर, बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के पुस्तक प्रकाशित करना। ठीक है, तो उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा, सजा नहीं है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है कि लाइसेंस का या पंजीकरण का निलंबन, पंजीकरण का निलंबन कौन कर सकता था? यहां पर लिखा है ओनली डीएम ही कर सकता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन यहां पर कौन करेगा? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, क्योंकि उन्होंने दिया है। दूसरी बात, ये लाइसेंस कब रद्द होगा? जब देश की असुरक्षा से संबंधित या देश की सुरक्षा पर आंच आए, ठीक है, और आतंकी गतिविधियों में अगर कोई शामिल हो। जो व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल होगा उससे संबंधित जो लेख हैं, या उसको लेख लिखने से या पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखने से क्या कर दिया जाएगा? मना कर दिया जाएगा पूरी तरह। ठीक, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, कभी भी चाहे वो प्रेस हो चाहे वो पुस्तक हो, उसमें प्रकाशक का पूरा एड्रेस रहेगा। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस का पता और पंजीकरण संख्या, ये सब मेंशन्ड रहेगा। और अगर ये चीज़ें ध्यान में रखनी हो तो किसी भी पुस्तक उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर प्रकाशक, मुद्रक, प्रिंटिंग प्रेस सबका नाम लिखा रहेगा पूरा बाकायदे एड्रेस के साथ, और साथ में पंजीकरण संख्या भी लिखी रहेगी कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये बुक इशू हुई। ठीक है, ताकि क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका ध्यान रखा जाए, उसकी जो है मार्केट में डी कॉपी या न, ये सब ना बने। ठीक है। नेक्स्ट, इसके लाभ क्या हैं? लाभ का पहला लाभ ये है कि प्रक्रिया तीव्र हो गई है, फास्ट। तीव्र इस वजह से क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा कि सत्यापन एंड पंजीकरण के लिए एक ही एप्लीकेशन भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अलग भरा जाता था
और सर्टिफिकेशन के लिए अलग। ठीक। दूसरी बात, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया। डिजिटलीकरण को बढ़ावा। ठीक। आप ऑनलाइन भी लेख लिख सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है, लेकिन जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिले, सांप्रदायिक भावनाएं भड़के, ऐसा लेख नहीं लिखा जाता। ठीक। तीसरी बात, तीसरी बात क्या है? स्व विनियमन को बढ़ावा। ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सजा तो खत्म ही हो गई, ओनली आर्थिक दंड है आपके पास। तो प्रेस और सरकार का आपस में विश्वास भी बढ़ा, और साथ में क्या हुआ कि कोर्ट में लंबित मामलों में कमी भी आएगी। ठीक। तो ये क्या है, इसके लाभ है। ठीक है। और कोई? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।